हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु शर्मा हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा अकेडमी पर लेकर रीजनिंग की एक और क्लास। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कथन पूर्व धारणा वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसके अंदर मैंने अभी काफ़ी सारे रूल्स आपसे डिस्कस किए थे, बारीक बारीक बातें आपसे डिस्कस की थी, आपको ये समझाने की कोशिश करी थी कि पूर्व धारणा का मतलब क्या होता है। तो एक बार मैं फटाफट 5 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ क्या क्या बातें मैंने आपको समझाई थी। मैंने आपको समझाया था कि कथन पूर्व धारणा का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा कहे गए कथन को सुनकर या पढ़कर उसके दिमाग में ये अंदाज़ा लगाना कि इस कथन को कहने से पहले उसने क्या सोचा होगा, उसी अंदाज़ा लगाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हम पूर्व धारणा बोलते हैं। ठीक है, जिसको अगर हम थोड़े से अगर कठिन भाषा में बोले तो हम क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से परिकल्पित अवधारणा जो कि कथन से सन्निकृत भाव को दर्शाती है, तथ्यों को दर्शाती है, ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं पूर्व धारणा। ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने आपसे समझाया कि पूर्व धारणा किस तरह की पूर्व धारणा को आप किस तरह से चेक करेंगे, या पूर्व धारणा के रिगार्डिंग पहले हमने बारीक बारीक सी पॉइंट जो देखे वो क्या थे। पूर्व धारणा के रिगार्डिंग हमने देखे कि पूर्व धारणा क्या होनी चाहिए, कथन के आधार पर निकाला गया निष्कर्ष नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्व धारणा कथन से पहले का एक स्टेप होता है, तो निष्कर्ष नहीं होना चाहिए। पूर्व धारणा कथन से अधिक व्यापक नहीं होनी चाहिए, एडवांस नहीं होनी चाहिए। जितना आप सोच सकते हैं कथन को सुनकर उतना ही आपको सोचना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं सोचना है। ऐसी पूर्व धारणा अगर आप ज़्यादा सोचने लगते हैं, उस कथन से बढ़कर आगे बढ़कर सोचने लगते हैं, कथन से जो बात उस कथन के अंदर छुपी हुई नहीं है तो भी आप उसको सोचने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी पूर्व धारणा अमान्य हो जाती है। तीसरी बात मैंने आपको समझाई कि पूर्व धारणा ऐसी होनी चाहिए जो कथन के अंदर कही गई बात का कारण समझाए, क्यों उस कथन को कहा गया, कैसे उस कथन को कहा गया, कब उस कथन को कहा गया, इस सब चीजों का जवाब देती हुई हो, ऐसी पूर्व धारणा मान्य होगी। चौथी चीज मैंने आपको समझाई कि कथन जो आपकी पूर्व धारणा है वो किसी भी व्यक्ति के दिमाग में लगाया कही गई बात को कहने से पहले जो उसने आधार रखा था उसका अंदाजा आप लगा रहे हो। तो अगर आप सामने वाले के दिमाग में आप अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हो तो आप कभी भी 100% बात उसके बारे में नहीं सोच सकते, 100% बात नहीं सोच सकते। तो इसका मतलब अगर किसी भी पूर्व धारणा में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि डेफिनेट, यानी कि हम बोलेंगे पक्का तौर पर ऐसा ही सोचा होगा, ओनली केवल यही सोचा होगा, स्ट्रांगली मैं 100% कह रहा हूं कि इसने यही सोचा होगा, इस तरह के वर्ड्स अगर कोई अपनी पूर्व धारणा में इस्तेमाल करता है तो ऐसी पूर्व धारणा अमान्य हो जाएगी। ये भी बात आपको मैंने समझा दी थी। क्लियर है बात यहाँ तक की? चलिए, तो आज हम आगे बढ़ते हैं, पूर्व धारणा के और नियम को जानते हैं और फिर हम एग्जाम्पल्स पे बढ़ेंगे। अगला जो है, चलिए, तो पहला पॉइंट हमारा जो था, पहला जो रूल नंबर 1 था, उस रूल नंबर 1 पिछली क्लास में हमने रूल नंबर 1 को डिस्कस किया था, उसी पर बेस्ड एक एग्जाम्पल है। रूल नंबर 1 पर बेस्ड एक एग्जाम्पल है, तो साथ ही साथ में मैं आपको रूल के अंदर एग्जाम्पल भी समझाता चलूंगा ताकि आपको ये बात बहुत अच्छे से रूल जो है क्लियर होते चले। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो ये चीज। ठीक है, ये लीजिए, मेरे हिसाब से अब ये बहुत अच्छे से विजिबल हो गया होगा आपको। ठीक है ना, चलिए कथन पढ़िए। वित्तीय घाटों को पूरा करने के लिए बिक्री करों की दरों को बढ़ा दिया गया। ठीक है, ये कथन दे रखा है, वित्तीय घाटों को पूरा करने के लिए बिक्री करों की दरों को बढ़ा दिया गया। ठीक है, अगर नहीं विजिबल है ढंग से तो मैं बोल भी दे रहा हूं, वित्तीय घाटों को पूरा करने के लिए बिक्री करों की दरों को बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब आपको करना कैसे, इस क्वेश्चंस को क्या अप्रोच रहेगी, धीरे धीरे हम क्वेश्चंस को करने की अप्रोच पर भी आ रहे हैं। ठीक है, करने का तरीका क्या रहेगा कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर जो पूर्व धारणा का क्वेश्चन हो तो उसमें करने का तरीका ये रहेगा कि सबसे पहले आपको ये इमेजिन करना है, आपको एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है अपने चारों ओर जिसमें आपको ये इमेजिन करना है सबसे पहले कि ऐसा कथन कौन बोल सकता है, ऐसा कथन कौन बोल सकता है। तो ऐसा कथन कौन बोल सकता है कि ऐसा कथन, देखिए एक आम व्यक्ति तो नहीं बोलेगा, आम व्यक्ति के हक में नहीं है ये बात कि बिक्री करों की दरों को कम कर दे, तो वो न्यूज पढ़कर बोल सकता है पर वो इस चीज को कम या ज्यादा करने का अधिकार उसके पास नहीं है। तो ऐसा स्टेटमेंट जारी कौन करेगा, ऐसा स्टेटमेंट जारी करेगा वित्त मंत्री। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस कथन को पढ़कर ये अंदाजा लगाना है कि ऐसा कथन कौन बोल सकता है। तो हमने अंदाजा लगा लिया कि वित्त मंत्री जी ऐसा कथन बोल सकते हैं, यानी अभी जो निर्मला सीतारमण जी है वो इस कथन को बोल सकती हैं। तो ये इमेजिन कर लीजिए कि वो आपके सामने बैठी है, निर्मला सीतारमण जी आपके सामने बैठी है, ऐसा इमेजिन कर लीजिए, कर लिया। ठीक है, अब वो इस कथन को फिर से दोहरा रही है। अब निर्मला सीतारमण जी वापस इस कथन को बोल रही है, सुनना, निर्मला सीतारमण जी बोल रही है, वित्तीय घाटों को पूरा करने के लिए बिक्री करों की दरों को बढ़ा दिया गया। उन्होंने ये कथन को बोला, हम जनता है, हमने सुना और सुनने के बाद में हम
निर्मला सीतारमण जी के दिमाग में झांक रहे हैं कि इस कथन को बोलने से पहले उनके दिमाग में क्या बात चल रही होगी। चलिए अब मैं आपको बहुत सारी बातें कथन के अंदर इस एग्जाम्पल में भी समझाता चलूंगा। वित्तीय घाटों को पूरा करने का सर्वोत्तम तरीका बिक्री कर की दरों को बढ़ा देना है या बढ़ाया है, ठीक है ना, बढ़ाना है। वित्तीय घाटों को पूरा करने का सर्वोत्तम तरीका, ये क्या है, ये जो पूर्वधारणा, ये हम सोच रहे हैं, निर्मला सीतारमण जी के दिमाग में झांकने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने ये चीज सोची होगी क्या। तो वित्तीय घाटों को पूरा करने का सर्वोत्तम तरीका बिक्री करों की दरों को बढ़ाना है। हम किसी के दिमाग में झांक सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, डेफिनेट बात नहीं सोच सकते हैं। और यहां पर ये जो सर्वोत्तम वर्ड है ना, ये सर्वोत्तम वर्ड क्या कर रहा है, ये जो सर्वोत्तम वर्ड है, ये सर्वोत्तम वर्ड क्या कर रहा है, ये डेफिनेट वाली फीलिंग दे रहा है कि उनके दिमाग में डेफिनेटली यही तरीका चल रहा है, इसके अलावा और कोई तरीका उनके दिमाग में नहीं आया होगा, बस ये बेस्ट वे है, इसलिए उन्होंने इस चीज को अप्लाई कर दिया। तो इस सर्वोत्तम वर्ड की वजह से ये वाला पूर्वधारणा क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि इसको अमान्य क्यों किया है, ठीक है। बाकी बातें देखो, इसी का वापस रिपीटेशन नीचे भी है, और देखो ये वापस यही बात है कि वित्तीय घाटों को पूरा करने का मर्यादित तरीका बिक्री करों की दरों को बढ़ाना है। अब समझ में आएगा आपको कि ये बात बिक्री करों की दरों को बढ़ाना है, ये बात किस तरह से सही हो सकती है। मैं बहुत अच्छे एक एग्जाम्पल से आपको एक बात को समझाता हूँ, ठीक है। एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से आपको एक बात समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना बात। आपका मान लीजिए आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आपका राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन हो गया, ठीक है। आपके पास में एक बच्चा राय लेने के लिए आया कि भैया हमें ये बताओ हमें पढ़ना कैसे है। तो आप जब उसे बता रहे हो कि भैया 10 घंटे पढ़ाई करनी है आपको, ठीक है, 10 घंटे पढ़ाई करनी है, साथ ही साथ आपको फिजिकल की तैयारी करनी है। आप जब इस कथन को बोल रहे हो तो आपके दिमाग में यही बात चल रही होगी ना कि आप जब इस कथन को बोल रहे हो तो आपके दिमाग में यही बात चल रही होगी ना कि सामने वाला मेरी बात को सुनेगा, पहली बात तो। दूसरी बात, मेरी बात को मानेगा। तीसरी बात, अगर इसको फॉलो करता है तो उसका सिलेक्शन होगा। ये बातें दिमाग में चल रही होगी, तभी तो आपने ये बात बोली है, हाँ या ना। आई बात समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं ये लेक्चर ले रहा हूं, ये वीडियो शूट कर रहा हूं, तो मेरे दिमाग में भी ये बात चल रही होगी कि आप इस वीडियो को देखोगे। दूसरी बात मैं आपको बोलता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो जब ये बात मैं बोलता हूं तो मेरे दिमाग में ये बात चल रही होती है कि आप मेरी बात को मानेंगे, मैंने मतलब मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, दूसरी बात आप शेयर करेंगे। ये मेरे दिमाग में चल रहा होगा, ये बात तय है। आप उसे लाइक करते हैं या नहीं करते हैं, आप शेयर करते हैं नहीं करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। बट अगर मैं जब इस कथन को डिलीवर कर रहा हूं तो इस कथन को बोलते समय मेरे दिमाग में 100% ये बात चल रही होगी, मतलब मेरे दिमाग में ये बात चल रही होगी कि आप मेरी बात को सुनेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो इसी प्रकार से अगर निर्मला सीतारमण जी ने बिक्री करों की दरों को घटाने का, बिक्री करों की वित्तीय घाटों को पूरा करने के लिए बिक्री करों की दरों को बढ़ाने का निर्णय लिया है, तो अगर कोई व्यक्ति निर्णय ले रहा है, अब फिर से एक एग्जांपल से और समझाता हूं कि आपने निर्णय लिया है कि ऐसा करूंगा, ठीक है, आपने निर्णय लिया है कि अब मैं लॉकडाउन के बाद में, खुलने के बाद में कोचिंग ज्वाइन करूंगा और ढंग से पढ़ाई करूंगा। तो आप अगर निर्णय ले रहे हैं तो आप निर्णय लेते वक्त यही सोचते हैं कि इस निर्णय को लेने के बाद में मेरा सिलेक्शन होगा। यानी कि अगर मान लीजिए आप कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो कोचिंग ज्वाइन करते समय आपके दिमाग में यही होता है कि मेरा सिलेक्शन होगा, हाँ या ना। यही आपके दिमाग में पूर्वधारणा चल रही होती है। अगर आपके दिमाग में ये पूर्वधारणा चल रही हो कि इस कोचिंग को ज्वाइन करने से मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो आप कभी भी उस कोचिंग को ज्वाइन नहीं करेंगे। आपके दिमाग में ये बात चल रही होती है कि आप जब, यानी कि कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि आप अगर कोई एक्शन परफॉर्म करते हो तो आपको हमेशा यही लगता है, आपको हमेशा ये फील होता है कि मेरा ये ऐसा करने से सही होगा और सब कुछ अच्छा होगा, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, तभी आप उस एक्शन को परफॉर्म करते हैं। अगर आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी ना कि ऐसा करने से अच्छा नहीं होगा, 100% अगर आप नहीं होंगे अगर उस बात को, तो आप कभी भी उस एक्शन को परफॉर्म नहीं करेंगे। तो निर्मला सीतारमण जी ने ये बात करी है कि वित्तीय घाटों को पूरा करने के लिए बिक्री करों की दरों को बढ़ाना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। तो इसका मतलब उनके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि वित्तीय घाटों को पूरा करने का एक तरीका बिक्री करों की दरों को बढ़ाना है, ऐसा उनके दिमाग में चल रहा होगा, तभी तो उन्होंने ये बात कही है, हाँ या ना।
अतः ये पूर्व धारणा हम उनके दिमाग में झांक कर देख सकते हैं, क्योंकि ये कथन से संबंधित भी है। और इतना इस कथन को पढ़कर ये अंदाजा भी लगाया जा सकता है, क्योंकि वित्तीय घाटों को पूरा करने के लिए उन्होंने बिक्री करों की दरों को बढ़ाया है, तो उनके दिमाग में बात चल रही होगी कि वित्तीय घाटों को पूरा करने का एक तरीका बिक्री करों की दरों को बढ़ाना है। अब मेरे हिसाब से ये बात, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बहुत बारीकी से आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप ये क्वेश्चंस क्या करते हो, भगवान भरोसे करते हो, जय बालाजी जय महाराज ऐसे करके आप इन क्वेश्चंस को करते हो कि हाँ ठीक है हो जाएगा सही, ठीक है हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व नहीं करना है। अगर आपको ढंग से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको ये क्वेश्चन सारे सही करके आने और पूरी श्योरिटी के साथ सही करके आने हैं, तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पूर्व धारणा फर्स्ट अमान्य है, क्योंकि सर्वोत्तम शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि पूर्व धारणा सेकंड मान्य, क्योंकि इसमें सर्वोत्तम के साथ में मर्यादित शब्द का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ में ये बात तो इतनी सी कह दी है, उसके अलावा जो बहुत सारी बातें मैंने बताई आपको, वो क्या क्या थी कि कथन के अंदर कोई भी एक्शन को परफॉर्म कर रहा है व्यक्ति, तो उस एक्शन को परफॉर्म करते वक्त उसके दिमाग में ये बात चल रही होती है कि ऐसा करने से मेरी बात करने, मैं अगर कोई बात बोल रहा हूँ या एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ तो लोग मेरी बात सुनेंगे, मानेंगे, तथा ये भी चल रहा होता है कि इस एक्शन को परफॉर्म करूंगा तो मेरे को रिजल्ट्स जो मिलेंगे वो अच्छे मिलेंगे और सब मेरे फेवर में होगा। करते समय, बोलते समय ये बात दिमाग में चल रही होती है। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए रूल नंबर टू क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कि जिसके विषय में बात की जा रही है, जिसके विषय में कहा जाए उसका निश्चित रूप से अस्तित्व होना चाहिए। जिसके विषय में कहा जाए उसका निश्चित रूप से अस्तित्व होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कथन को डिलीवर कर रहा है और उस कथन को डिलीवर करते समय अगर किन्हीं चीजों का जिक्र करता है, किसी स्थान का जिक्र करता है, किसी गाड़ी का या किसी वस्तु का जिक्र करता है, तो उसका वास्तविकता में अस्तित्व है, तभी वो जिक्र कर रहा है। मतलब हमें ये मान के चलना है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी स्थान या किसी वस्तु का जिक्र किया है किसी कथन के अंदर, तो उसके हिसाब से, देखिए आपके हिसाब से नहीं चलेगा, सारा काम उसी के हिसाब से चलेगा, अंदाजा उसी के दिमाग में लगाना है। तो अगर किसी व्यक्ति ने किसी वस्तु स्थान का जिक्र किया है तो उस व्यक्ति के हिसाब से उस वस्तु और व्यक्ति या स्थान का कहीं ना कहीं इस दुनिया में अस्तित्व रहा होगा, तभी उसने जिक्र किया है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि आप अजमेर शहर में आसानी से यात्रा करनी है तो आप टेम्पो का यूज कीजिए। ठीक है, अलग अलग रूट के अलग अलग टेम्पो चलते हैं, उनका यूज कीजिए। तो इस कथन को सुनने पर आप सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में झांक कर देख सकते हैं कि इसके, अगर ये व्यक्ति इस कथन को बोल रहा है तो इसका मतलब सबसे पहला तो अंदाजा आप यही लगा सकते हो कि अजमेर में टेम्पो चलते हैं। ठीक है, ये अंदाजा लगा सकते हो क्योंकि इसने टेम्पो का जिक्र किया है, तो अजमेर में टेम्पो का अस्तित्व है, तभी इसने जिक्र किया है। आई बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझाता चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि जिसके विषय में कहा जाए उसका निश्चित रूप से अस्तित्व होना चाहिए। ठीक है, कथन क्या है? कोलकाता से दिल्ली पहुंचने के लिए, जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जाओ। कोलकाता से दिल्ली जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जाओ। ठीक है, ऐसा कथन, अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि कोई भी कथन आपको सुनना है तो कथन को सुनने के बाद में ये अंदाजा लगाना है कि इस कथन को कौन बोलेगा। ठीक है, सबसे पहला अंदाजा आपको यही लगाना है कि इस कथन को कौन बोलेगा। ठीक है, तो चलिए अंदाजा लगाइए कि कथन को कौन बोलेगा। चलिए, तो ऐसा कथन कौन बोल सकता है? ऐसा कथन वो बोल सकता है, ऐसा व्यक्ति जो रोज कोलकाता से दिल्ली आता जाता है हवाई जहाज से, ऐसा व्यक्ति इस कथन को बोलेगा। तो मान लीजिए मैं वो व्यक्ति हूं जो कोलकाता से दिल्ली हवाई जहाज से आता जाता रहता हूं और मैंने आप लोगों को बोला कि यार कोलकाता से दिल्ली जाने के लिए, जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जाइए। अब आपकी ड्यूटी है कि आप मेरे द्वारा कहे गए कथन को सुनकर यह अंदाजा लगाओ कि इस कथन को कहने से पहले मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। ठीक है, तो वो अंदाजे दे रखे हैं आपको दो कि कोलकाता और दिल्ली वायु मार्ग से जुड़े हैं। क्या ऐसा मेरे दिमाग में था कोई आधार? तो देखिए, मैंने कहा कोलकाता से दिल्ली वायुयान से जाइए, तो इसका मतलब मेरे दिमाग में ये बात तो रही होगी कि कोलकाता से दिल्ली वायु मार्ग से जुड़ा है, तभी तो ये बात कर रहा हूं कि वायुयान से जाइए। यानी जिस वस्तु, स्थान, व्यक्ति का जिक्र किया जाए उसका निश्चित रूप से अस्तित्व होगा। तो वायुयान से जाने की बात कर रहा हूं, तो यानी कोलकाता से दिल्ली वायु मार्ग से जुड़ा होगा। ये बात
इस कथन को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि मेरे दिमाग में ये बात कहीं ना कहीं इस कथन को कहने से पहले ये आधार रहा होगा, मतलब ये पहला पॉइंट बिल्कुल, पहली अवधारणा बिल्कुल मान्य होगी। ठीक है, दूसरी अवधारणा, कोलकाता से दिल्ली पहुंचने के लिए दूसरा कोई साधन नहीं है। अब समझ में आएगा मीनिंग, दूसरा कोई साधन नहीं है। क्या मेरे कहे गए कथन को सुनकर आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि कोलकाता से दिल्ली पहुंचने का अन्य कोई साधन नहीं है? तो देखिए मेरे दिमाग में ये बात चल भी रही होगी ना, तो आप मेरे द्वारा कहे गए कथन को सुनकर ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि कोलकाता से दिल्ली पहुंचने का अन्य कोई साधन है या नहीं है, क्योंकि कथन में ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं है। तो मेरे द्वारा कहे गए कथन को सुनकर आप इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरे दिमाग में बात चल रही हो भी सकती है, नहीं भी, परंतु इस कथन के द्वारा इस चीज का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। इसलिए सेकंड वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? सेकंड वाला पॉइंट अमान्य हो जाएगा, फर्स्ट वाला मान्य हो जाएगा। अब आपको बारीकी से चीजें समझ में आ रही है। आप क्या करते थे, इसको निष्कर्ष के तौर पे क्या कर देते थे, पहले गलत कर देते थे। ये निष्कर्ष के तौर पे गलत नहीं है, आप इसको 100% गलत कर जाते थे। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन बोल दे, अच्छा क्वेश्चन बनाना हो तो ऐसा बोल दे कि क्या ये पूर्व धारणा 50-50 हो सकती है क्या? तो बिल्कुल 50-50 हो सकती है। हो भी सकता है मेरे दिमाग में बात चल रही हो और हो भी सकता है ना चल रही हो, परंतु इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते, हाँ या ना। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, चलिए, तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये तो हो गया हमारा सेकंड नंबर रूल हो गया है। ठीक है, थर्ड नंबर रूल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, रूल नंबर 3 देखिए। रूल नंबर 3 क्या कहता है? किसी अनुरोध के कुछ परिणाम होते हैं। ठीक है, किसी अनुरोध के कुछ परिणाम होते हैं, ठीक है, तथा अस्तित्व होता है। अनुरोध के कुछ परिणाम होते हैं, अस्तित्व होता है। सिंपल भाषा से समझते हैं। अगर आपने देखा होगा कि आप किसी दुकान के बाहर जाते हैं, तो दुकान के बाहर मान लीजिए लिखा हुआ है कृपया जूते चप्पल बाहर उतार के आइए। तो जब ये बात वो चिपका रहा होता है पोस्टर को, वो व्यक्ति उस पोस्टर को चिपका रहा है दीवार पे, तो उसके दिमाग में क्या बातें चल रही होती है, उसके अगर हम अंदाजा लगाएं तो पहला अंदाजा उसके दिमाग में चल रहा होता है कि लोग इस बात को पढ़ेंगे। दूसरी बात, इस बात को पढ़ने के बाद में मानेंगे और अपने जूते चप्पल बाहर उतार कर आएंगे, हाँ या ना? यही चीज़ उसके दिमाग में चल रही होती है। अगर उसके दिमाग में ये बात नहीं चल रही होगी ना कि लोग इस बात को नहीं पढ़ेंगे और नहीं मानेंगे, तो वहाँ पर ये पोस्टर नहीं चिपकाएगा। क्लियर बात? तो उसके दिमाग में ये बात चल रही होगी। तो कहीं भी अगर आपको कोई पोस्टर लगा हुआ दिख रहा है, तो आप इस चीज़ को मानकर चलिए कि जिस व्यक्ति ने इस पोस्टर को यहाँ लगाया है, उसके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि लोग इस बात को पढ़ेंगे। दूसरी बात, इस बात को पढ़कर क्या होंगे, पढ़कर उस बात को मानेंगे। जो भी उस अटैचमेंट में चीजें लिखी हुई है, जो भी वो चीज करवाना चाह रहा है आपसे, आप उसको पढ़कर ये चीज करेंगे, ऐसा उसके दिमाग में चल रहा होता है। अखबार में जो कोचिंग सेंटर्स या जो भी ऐड देते हैं, वो ऐड देने वाले व्यक्ति के दिमाग में यही चल रहा होता है कि लोग इस अखबार में इस जगह को, इस चीज को पढ़ेंगे। मान लीजिए आप अगर संडे वाले अखबार के अंदर जो मैट्रिमोनियल वाला पेपर आता है, उसमें अगर आप अपना ऐड दिलवा रहे हैं, या आपके घर वाले अगर आपका ऐड दिलवा रहे हैं कि हमारा ये फलाना लड़का है या लड़की है, ये शादी योग्य है, तो इस ऐड को देते वक्त आपके पेरेंट्स के दिमाग में बिल्कुल ये बात चल रही होती है कि इस ऐड को बाकी दूसरी पार्टी देखेगी, पढ़ेगी और पढ़ने के बाद में हमें कॉल करेगी, हाँ या ना? ये बात चल रही होती है। वो बात अलग है कि उसको पढ़ने के बाद में या उसको कोई देखे ही ना, उस पर कोई कचौरी खा रहा है, ठीक है, उसी ऐड के ऊपर कोई कचौरी खा रहा है, वो बात अलग है। पर आप कभी भी या आपके पेरेंट्स के दिमाग में कभी भी ये पूर्वधारणा नहीं रही होगी, हाँ या ना? क्लियर है? आप कभी भी ये सोचकर ऐड नहीं देंगे कि इस ऐड जो दे रहा हूँ इस अखबार के ऊपर कोई कचौरी खाएगा रखकर, ये सोचकर कभी भी आप ऐड नहीं देंगे। बहुत ही बारीकी से आपको चीज को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि किसी अनुरोध को अगर कोई करता है, तो उसके पीछे उसके दिमाग में होता है कि लोग मेरी बात को सुनेंगे, मानेंगे और मुझे जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा रिजल्ट मिलेगा। तो ब्लड बैंक में रक्तदान कीजिए, ऐसा कथन है। ऐसा कथन किसका होगा? ऐसा कथन किसका होगा? ब्लड बैंक के मैनेजर का, या जो ब्लड बैंक जिसका है उसका। ठीक है, तो उसने आपसे रिक्वेस्ट करी कि ब्लड बैंक में रक्तदान
कीजिए। अब आप उस व्यक्ति की जो कि हेड है वहाँ का ब्लड बैंक का, उसके दिमाग में झांकने की कोशिश करते हैं कि इस कथन को कहने से पहले उसके दिमाग में क्या बातें चल रही होगी। तो पहला, इस अनुरोध के कुछ परिणाम होंगे। बिल्कुल ये बात उसके दिमाग में चल रही होगी कि इस अनुरोध के कुछ परिणाम होंगे, क्योंकि अगर वो उसके दिमाग में ये बात नहीं चल रही होगी ना कि अगर इस अनुरोध को करने का कोई परिणाम नहीं निकलेगा तो वो आपसे अनुरोध कभी करेगा ही नहीं। ठीक है, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ हाथ जोड़कर कि आप 5 घंटे पढ़ाई कीजिए, तो मैं जब ये अनुरोध कर रहा हूँ तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोग मेरी बात को सुनेंगे और मानेंगे भी, ठीक है, और अमल करेंगे। ठीक है, ठीक है, मैं आपसे बोलता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ये मात्र एक उदाहरण है, ठीक है, वो आपकी इच्छा है, आप करें या ना करें। ठीक है, ब्लड बैंक में जरूरतमंदों के लिए रक्त की आवश्यकता होती है। अब ये बताओ कि क्या उस ब्लड बैंक के दिमाग में ये बात चल रही होगी, कि ब्लड बैंक के मैनेजर के दिमाग में बात चल रही होगी। तो देखिए, वो ब्लड बैंक है और ब्लड बैंक में रक्तदान करवाने की मांग कर रहा है, तो ब्लड बैंक में रक्तदान करवाने की मांग कर रहा है, तो आप ये अंदाजा सामने वाले के दिमाग में तो लगा सकते हो कि ये ब्लड बैंक है और ब्लड बैंक में रक्तदान करने की मांग करवा रहा है। इसका मतलब ये ब्लड जरूरतमंदों के लिए ही काम आएगा, ये इसी के लिए रक्तदान करवा रहा है, हाँ या ना। तो ये अंदाजा भी आप सामने वाले के दिमाग में झांक कर लगा सकते हो। मान लीजिए तीसरी अवधारणा कि इस ब्लड का वह कालाबाजारी करेगा, ये अगर अवधारणा लिखी हुई होती तो क्या इसका अंदाजा आप इसके कथन को सुनकर लगा सकते हैं? जी नहीं। हो सकता है वो वास्तव में ब्लैक मार्केटिंग कर रहा हो उस ब्लड की, मान लो उसको कि ब्लैक में बेच रहा हूं, ठीक है, परंतु इस कथन को सुनकर आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो इस ब्लड की क्या करेगा, ब्लैक मार्केटिंग करेगा। ऐसा अंदाजा आप इस कथन को सुनकर पढ़कर नहीं लगा सकते। जितना अंदाजा आप लगा सकते हो वो ये था कि इस अनुरोध के कुछ परिणाम होंगे, ये बात उसके दिमाग में चल रही होगी। दूसरी बात, उसके दिमाग में ये बात भी चल रही होगी, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं कि इसको ब्लड जरूरतमंदों के लिए आवश्यक है, इसलिए ब्लड मांग रहा है, ये अंदाजा हम लगा सकते हैं। क्लियर है बात? चलिए, यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। तो बहुत डिटेल में मैंने आपसे बहुत बारीक सी बातें मैंने आपसे डिस्कस करी है अभी तक, ठीक है, और ये समझाने का कोशिश किया है कि इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है, ये चैप्टर किस तरह का चैप्टर है और ये चैप्टर आपके क्यों डाला गया है। अब पहले ये चैप्टर नहीं आता था, ये चैप्टर केवल आपके बैंकिंग एग्जाम में या फिर जहां पर अफसरों की भर्ती की जाती थी या फिर ऐसे लोगों की भर्ती की जाती थी जिन्हें पब्लिक डीलिंग करनी होती थी। पब्लिक डीलिंग मतलब लोगों से डील करना होता था, उनके पेपर में ये इस तरह के क्वेश्चन आते थे। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि पब्लिक डीलिंग करने वाले व्यक्ति के अंदर ये गुण होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति अगर किसी बात को कह रहा है तो उसको सुनकर ये अंदाजा लगा लेना कि इस व्यक्ति को इस कथन को कहने के पहले उसके दिमाग में क्या बातें चल रही होगी। ये अगर अंदाजा वो लगा लेता है तो वो काफ़ी फायदे में रहेगा, उस अच्छे से उस व्यक्ति को डील कर पाएगा। ये पब्लिक डीलिंग करने वाले व्यक्ति के अंदर ये गुण होना चाहिए, इसलिए ये चैप्टर उन लोगों को पढ़ाया जाता था। परंतु अब ये हर एग्जाम में आने लग गया है, क्योंकि पब्लिक डीलिंग का काम हर डिपार्टमेंट को अब करना पड़ता है। और पहले क्या होता था, पहले इतने शिक्षित लोग नहीं होते थे, तो पब्लिक डीलिंग का काम जो होता था उसमें जो आप जिस ग्राउंड लेवल पे जो काम करते थे उनका काम अशिक्षित लोगों से या फिर कम शिक्षित लोगों से होता था, तो वहाँ पर इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी। परंतु अब शिक्षा का स्तर बढ़ गया है, तो आपका भी कहीं ना कहीं जो है पब्लिक डीलिंग का काम है, लोगों से डील करना पड़ेगा, तो आपको शिक्षित लोगों से डील करना पड़ता है। तो सामने वाले के दिमाग में क्या क्या बातें चल रही है इसका अंदाजा आपको होना जरूरी है, तभी आप उसके हिसाब से अपना एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। एक टीचर के लिए भी ये बहुत होना जरूरी है, ये चीज़ होना बहुत जरूरी है कि सामने वाला व्यक्ति क्वेश्चन को पूछ रहा है तो साथ ही साथ उस क्वेश्चन को पूछने से पहले उसके दिमाग में क्या आधार रहा होगा, इसका अंदाजा अगर मैं लगा पाता हूं तो मैं उसका जवाब बहुत अच्छे से दे पाऊंगा और उसे पूरी तरह से सेटिस्फाई कर पाऊंगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से अब समझ में आ गई होगी। चलिए, तो आपको ये लेक्चर अगर पसंद आ रहा है तो जो काम मैंने आपको पहले ही बहुत कुछ बता चुका हूँ इस वीडियो के अंदर, तो वो काम आपको करना है, ठीक है, लाइक और शेयर वाला, तो वो आपकी इच्छा है, ठीक है। बाकी मैं जब बोल रहा हूँ तो मेरे दिमाग में चल रहा होगा कि आप जरूर करेंगे। मिलते हैं रजनी की एक और क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।